क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 10th का बी पार्ट। और ये आप सभी की बुक में पेज नंबर 6.93 पर गिवन है। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो जी, ये रियलाइजेशन हो गया तैयार। दो पार्टनर हैं तो उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, 2 कॉलम वाला। ये है जी हमारा कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स और पार्टनर के नाम में रीटा और शोभा। रीटा, शोभा। फिर से पर्टिकुलर्स, रीटा और शोभा। ये है जी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और लास्ट में हमें बनाना है बैंक अकाउंट। इसमें देख लीजिए जरा किस चीज का बैलेंस गिवन है। बैंक का ही बैलेंस गिवन है जी। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सभी में, उन सभी क्वेश्चंस में बैंक का ही बैलेंस हमें गिवन था। ये है जी बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और ब्रैकेट में रुपीज। लो बेटे जी, फॉर्मेट हो गए हैं रेडी। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करिए। ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन। Mrs. Rita Chaudhary and Miss Shobha are partners in a firm, फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट। दो पार्टनर है जी, एक तो रीटा चौधरी और एक मिस शोभा। ये एक फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट नामक फर्म में पार्टनर है और इनकी रेशियो इक्वल है। इनकी बैलेंस शीट हमें बताई गई है। बैलेंस शीट में कहीं पे भी पार्टनर का लोन नहीं है, मिस्टर चौधरी का लोन है। मिस्टर चौधरी हो गया जी रीटा चौधरी जी का हस्बैंड। तो बेटे जी अगर हस्बैंड का लोन है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। बिना सोचे बिना समझे सबसे पहला स्टेप, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस देख लो WCR तो नहीं है ना, नहीं है
तो अब आगे कुछ ना पढ़िए और जल्दी से रियलाइजेशन में और अलग अलग अकाउंट में बैलेंस शीट को एम्प्टी कर दीजिए। एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हमें बताया गया है बैंक का बैलेंस 36,000। तो बैंक का बैलेंस आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $36,000। इसके बाद सारे के सारे एसेट्स वो है जो रियलाइजेशन में जाएंगे। तो बेटे ये काम बस कॉपी पेस्ट करने का है, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए जल्दी से पूरा करिए। यहाँ हमारा टाइम बचना चाहिए जी। स्टॉक आएगा, बुक डेप्ट आएंगे। बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर्स, और जो डेटर्स पे हमारा प्रोविजन है वो आएगा जी क्रेडिट साइड में सन्ड्री लाइबिलिटीज के अंडर। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज प्रोविजन। प्रोविजन हमें गिवन है 6,000 रुपए। बुक डेप्ट के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद है जी लैंड एंड बिल्डिंग। इनके अमाउंट भी पुट कर दीजिए। 75,000 स्टॉक का अमाउंट है, 66,000 है डेटर्स, और प्लांट एंड मशीनरी है 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग है जी 48,000। लो बेटे जी, एसेट साइड हो गई खाली। अब आ जाइए लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स बताए गए हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें गिवन है जी 75,000। तो ये लिखिए 75,000। बिल्स पेबल 30,000। इसके अलावा मिस्टर चौधरी का भी लोन है, तो मिस्टर चौधरी लोन 15,000 रुपए। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का क्या करते हैं? देखिए रिजर्व फंड पे पार्टनर का अधिकार होता है, जिसे कैपिटल अकाउंट में आपको डिवाइड करना होता है। तो क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के रिजर्व हो जाएंगे डिवाइड। इक्वल रेशियो है, 24,000 के रिजर्व फंड है, दोनों में 12,000 रुपए बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें इनके कैपिटल के बैलेंसेस बताए हैं। तो ये सारे बैलेंसेस भी कहाँ आएंगे? कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। रीटा चौधरी की कैपिटल है जी 90,000, और शोभा की कैपिटल है 30,000 रुपए। लो बेटे जी ये हो गया। अब बस टोटल कर दीजिए। ये तो आ रहा है 1,26,000, 1,26,000। इसका अगर टोटल करें तो ये बनेगा हमारा 1,30, 1,70, 2,10, 13, 19, 24, 2,34,000, 2,34,000। ओके। लो बेटे जी, बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई बिना किसी एफर्ट के। अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट उठाएंगे। फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट गिवन अबाउट। कहते हैं जी ये जो आपको डेट बताई हुई थी, इस डेट पे हमने फर्म को डिसॉल्व कर दिया। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, और ये सारी ट्रांजेक्शन हुई। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, मिसेस रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन। मिसेस रीटा चौधरी ने क्या तय किया कि वो मिस्टर चौधरी का लोन अंडरटेक करेगी, and took over 50% of the stock at a discount of 20%। बेटे जरा ध्यान से समझना, कई बच्चे अंग्रेजी में मार खा जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जी रीटा चौधरी ने मिस्टर चौधरी का जो लोन था उसे टेक ओवर करा। एंड के बाद वाला बाद में पढ़ेंगे। उसमें वो एक स्टॉक को टेक ओवर कर रही है। तो जो रीटा चौधरी का लोन, मिस्टर चौधरी का जो लोन टेक ओवर किया, इसके लिए आप एंट्री करिए डेबिट साइड में टू रीटास कैपिटल अकाउंट। बेटे सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मिस्टर चौधरी का लोन रीटा जी ने टेक ओवर कर लिया, रीटा चौधरी ने अपने हस्बैंड का लोन टेक ओवर कर लिया, तो इसका मतलब ये उसने लाइबिलिटी टेक ओवर कर दी। और इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोन 15,000। तो लो जी, ये लोन तो गया निपट। ठीक है, अब एक काम करिएगा, अब से जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आप ध्यान रखिए, कैपिटल अकाउंट में जितनी भी चीजें आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हें साथ साथ कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दीजिए। इससे हमारा थोड़ा और समय बचेगा, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मिनट बचेंगे भी, लेकिन वो भी बहुत कीमती है हमारे लिए। तो बेटर ये है कि आप कैपिटल के लिए, बैंक के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कैपिटल के लिए। तो बेटे कैपिटल में, बीटा कैपिटल में आपने 15,000 ट्रांसफर कर दे। एक बात बताइए, अगर रियलाइजेशन में ये डेबिट में एंट्री आई है तो इसका मतलब कैपिटल में ये क्रेडिट में एंट्री आएगी। तो यहाँ लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, साथ ही साथ कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। सर क्या हम बाद में भी कर सकते हैं? बेटे बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो बाद में भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप साथ साथ करेंगे तो ये बेटर है। ठीक है, तो रीटा के कैपिटल में 15,000 दिखा दीजिए। हाँ जी बेटे, एक बार जरा फिर से पहली एडजस्टमेंट को देखो। देखिए यहां कहा गया है कि रीटा चौधरी ने अंडरटुक किया। क्या अंडरटुक किया? मिस्टर चौधरी का लोन। आप मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर रीटा चौधरी ने मिस्टर चौधरी के लोन को टेक ओवर कर लिया तो इसका मतलब ये कि हमारी एक लाइबिलिटी सेटल हो रही है। अगर आपने मान लीजिए इस लोन की पेमेंट की होती तो आप जानते क्या एंट्री करते? आप एंट्री करते जी चौधरीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप यही एंट्री बनाते हैं अगर आपने इसकी पेमेंट की होती तो। लेकिन मेरे बच्चे बात जरा ध्यान से समझो, चौधरी लोन का नाम आपने बदल दिया है तो यहां आएगा जी रियलाइजेशन। तो इसका मतलब अगर अपन ने पेमेंट कर दी होती तो रियलाइजेशन टू बैंक होता। अब पेमेंट की जगह हुआ क्या? पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो बताओ जरा एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल अकाउंट, यही तो एंट्री बनी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? टू रीटास कैपिटल 15,000। और यही चीज रीटा के कैपिटल में किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन। मैं इसी एंट्री को दोनों अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं, बस यही किया है जी। इसके बाद देखिए रीटा चौधरी जी ने एंड के बाद वाला स्टेटमेंट पढ़िए, एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब ये भी बड़ी मजेदार चीज है। कहते हैं जी स्टॉक टेक ओवर कर लिया 50%। टोटल स्टॉक जानते हैं कितना गिवन है? 75,000। पहले तो इसका 50% निकालिए, वैल्यू कितनी निकलती है? 75,000 का अगर 50% करेंगे तो 37,500, 37,500 आएगी। इसका मतलब इतना स्टॉक कौन ले गया जी? रीटा। लेकिन उसने इसकी वैल्यू इतनी नहीं लगाई है, उसने इस पर डिस्काउंट करा है। तो मतलब ये इनके बीच में तय ये हुआ होगा कि 37,500 का जो स्टॉक है हम उसे 20% लेस कर देंगे। तो 20% अगर मैं निकालूं 37,500 का तो 7,500 आता है। इसका मतलब एग्रीड वैल्यू क्या है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए पे रीटा जी ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। अब इसके लिए हम एंट्री क्या करें? इसके लिए एंट्री ये होगी कि रीटा क्योंकि स्टॉक को लेकर जा रही है तो रीटा को हमें क्या करना पड़ेगा जी? डेबिट। तो रीटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक नहीं लिख सकते क्योंकि स्टॉक का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? रियलाइजेशन। तो ये बताइए अमाउंट कितना आएगा? एग्रीड वैल्यू आएगी बेटे 30,000। लेकिन ध्यान देना इस बात का, 30,000 रुपए एग्रीड वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जानते स्टॉक कितने का गया है? 37,500 का। बुक वैल्यू के हिसाब से
37,500 का स्टॉक 30,000 में चला गया। अब इस एंट्री को पोस्ट कर दीजिए। तो बताइए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में अब मैं क्या लिखूंगा? बाय रीटास कैपिटल अकाउंट, बाय रीटास कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे जी स्टॉक 30,000 रुपए। और यही चीज रीटा के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगी। अगर रियलाइजेशन में क्रेडिट में आया, ऑब्वियस है कि इसकी ऑपोजिट साइड कैपिटल में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में आइए और यहां लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रीटा में लिख दीजिएगा 30,000 रुपए। लो बेटे, ये भी हो गया, पहली ट्रांजैक्शन हो गई। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। कहते हैं जी बुक डेप्ट को रियलाइज किया गया 54,000 पे। अच्छा, अगर बुक डेप्ट को रियलाइज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने उसे बेच दिया, पैसा मिला उससे। तो इसे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बुक डेप्ट। बुक डेप्ट से हमें कितने रुपए मिले हैं जी? 54,000। और सुनिए, कहते हैं बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो बाकी का स्टॉक बच गया था मेरे बच्चों, टोटल स्टॉक 75,000 का था, 37,500 का स्टॉक रीटा ले गई। तो व्हाट इज लेफ्ट विद यू? 37,500। भाई अगर 50% ले गई तो 50% ही तो बचेगा, 37,500। ये वाला स्टॉक बिक गया प्रॉफिट पे 30% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं 37,500, हमें इससे ज्यादा पैसा मिला, प्रॉफिट 30% का इस पे हुआ। 37,500 पे अगर 30% का प्रॉफिट हुआ तो ये बनता है 11,250। इसका मतलब 48,750 में बाकी का स्टॉक रियलाइज हुआ। ये एग्रीड वैल्यू है, प्रॉफिट के साथ हमें पैसा मिलेगा। ये बात आप सबको समझ में आई है कि स्टॉक को किस तरह से किया गया है। स्टॉक में 75,000 में से 50% तो रीटा ले गई, पहली ट्रांजैक्शन में हमने इसकी एंट्री की। अब बाकी का स्टॉक 37,500, 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ये होती है जी 37,500, इस पे 30% और ऐड कर दीजिए, उतने में बिक गया। तो बेटे ये वाला पैसा भी हमें मिलेगा। स्टॉक 48,750। चलिए अब आगे देखिए, सेकंड एडजस्टमेंट हो गई है, थर्ड पर आ जाइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। थर्ड एडजस्टमेंट में दो लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में बताया गया, तो ये दोनों पेमेंट डेबिट साइड में आपको दिखानी है टू बैंक अकाउंट। बोलो बेटे जी क्या क्या? क्रेडिटर्स, कहते हैं जी क्रेडिटर्स को हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 75,000 के क्रेडिटर्स थे, अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 7,500 का डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब ये कि आप कितना पे कर रहे हो उन्हें? 67,500। 7,500 माइनस कर दीजिए, 67,500 आएगा जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया आफ्टर डिस्काउंट। और कहते हैं जी बिल्स पेबल की तो हमने पूरी पेमेंट की है। तो बिल पेबल अपने कितने थे? 30,000 रुपए। लो जी ये 30,000 आ गया। इसे अभी क्लोज मत करिएगा क्योंकि बैंक में और भी ट्रांजैक्शंस आ सकती है। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाइए। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। हमें प्लांट एंड मशीनरी से 75,000 रुपए रियलाइज हो गए, तो ये पैसा आ गया, ये बाय बैंक में आएगा। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000 रुपए हमें रियलाइज हो गए, तो ये भी पैसा हमारा बैंक में ही आएगा, 1,20,000।
लो जी, फोर्थ हमारी ट्रांजैक्शन भी निपट गई। अब आ जाइए फिफ्थ पे। मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। कहता है जी मिसेस रीटा चौधरी ने हमारी गुडविल को भी टेक ओवर कर लिया। आप ये बताइए जरा, क्या गुडविल हमारी बुक्स में गिवन थी? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी रीटा चौधरी जी गुडविल को टेक ओवर कर रही है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में इस फिफ्थ पॉइंट को निशान लगाएंगे। ये निशान आप पूरे डिसोल्यूशन के चैप्टर में लगाते हुए चलिए। वो इसलिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप रिवीजन इस तरह से करिएगा, जो नोट्स आपको लिखवाए गए वो पढ़ लीजिएगा और जो निशान लगवाए जा रहे हैं इन एंट्रीज को देख लीजिएगा, बस पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर दी गुडविल। गुडविल को टेक ओवर कर लिया बच्चों, गुडविल जबकि है नहीं। तो जानते हैं ये कौन सी गुडविल है? ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होती है? आंसर है नहीं, सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब बेटे, रीटा चौधरी ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर दिया। क्या हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लेके सारी एडजस्टमेंट सीख रखी है? बिल्कुल, मैंने आपको अलग से एक टॉपिक बताया था। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर कभी भी बिकता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कभी भी पार्टनर ले जाता है तो आप एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर मान लीजिए कि क्रेडिटर ले जाता है तो उस वक्त पे अनरिकॉर्डेड एसेट की भी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो भी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन होती है। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000 रुपए में चला गया, अपने लिए फायदे की बात है। तो फायदा है तो बेटे ये आएगा क्रेडिट साइड में। यहां लिखिए बाय रीटास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री बनेगी रीटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये फायदा है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुडविल। ठीक है जी, 30,000 रुपए। अब यही 30,000 रुपए आप कैपिटल में भी ले आइए, सोच समझ के लेकर आइएगा। अगर रियलाइजेशन में ये वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आई है तो बेटे कैपिटल में ये वाली ट्रांजैक्शन किस तरफ आएगी? डेबिट में। तो यहां लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, और रीटा के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपए डाल दीजिए। लो जी, ये गुडविल की भी होगी। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250 के बताए गए। तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है उनकी हमने पेमेंट कर दी होगी, बस जी यही हुआ होगा। तो 5,250 रुपए ये पेमेंट कर दीजिए। अब हमने सारा क्वेश्चन जितना भी डेटा था वो यहाँ पे पूरा का पूरा उतार दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अब जाते जाते एक चीज चेक कर लीजिए कि क्या सारी सन्ड्री लायबिलिटीज निपट गई हैं। 48B की सारी बातें पूरी हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेके। प्रोविजन की कभी भी पेमेंट होती नहीं क्योंकि ये बाहरी लोगों को नहीं दिया जाता है, ये हमारा शक होता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेटे पे हो चुके हैं, देख लीजिए। बिल्स पेबल भी पे हो चुके हैं। मिसेस चौधरी का लोन भी सेटल हो चुका है। तो इसका मतलब सारी लाइबिलिटीज निपट गई है। अब और कुछ नहीं जी, बस टोटल करना है और हमारे सारे आंसर अब आते जाएंगे। टोटल कर दीजिए, ये आएगा 97 और 5 1,02,750। अब इसका भी टोटल कर दीजिए। इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा 54,000 प्लस 48,750 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000। ये अगर टोटल किया जाए तो ये बनता है जी 2,97,750। ओके, अब देखिए जरा डेबिट साइड ज्यादा आ रही है या क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। देखिए अपेरेंटली पता चल रहा है ये 297, ये 26 और ये हो गया जी आपका 60,000 कुल मिला के, तो 186
प्लस 2,97,500, ये वाली साइड का टोटल तो आएगा जी 4,83,750। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए क्रेडिट और डेबिट दोनों का टोटल अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब डेबिट का टोटल करो बेटे, ये हो जाएगा आपका 234 और ये 249, ये हो गया जी 3,51,750, 3,51,750। 4,83,000 में से 83,750 में से 3,51,750 अगर घटेंगे तो हमारे पास आएगा जी प्रॉफिट 1,32,000 का। तो इसका मतलब ये कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो दोनों तरफ लिख दो जी क्रेडिट का टोटल 4,83,750, 4,83,750। यहां आएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रीटा और शोभा 1,32,000 है प्रॉफिट और रेशो है इक्वल, तो 1,16,000 ईच, 1,16,000 ईच, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब बेटे ये भी कैपिटल में जाता है तो इसे भी साथ साथ लिख दीजिए। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में लिखे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,000 और 1,16,000। लो बेटे जी ये भी हो गया। अब इसके बाद अब आपको कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में फिर रियलाइजेशन से सारी चीजें ट्रांसफर कीजिए, लेकिन इस बार हमने क्वेश्चन करते वक्त वो सारी चीजें साथ साथ ट्रांसफर कर दी है। तो बस अब और कुछ नहीं, आपको कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है जी। जल्दी से टोटल करिए। ये अगर टोटल किया जाए ओहो ये गड़बड़ हो गई जी, 1,16,000 लिख रखा है, ये 66 आएगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये 2,32,000 समझ के डिवाइड कर दिया, गड़बड़ कर दीजिए। वेरी गुड वंशिका, थैंक यू। 66,000 आएगा जी। ओके, ये सिद्धांत ने भी बताया था, तनिष ने भी पहले बता दिया था। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, मैंने 2,32 डिवाइड कर दिया जी गलती से। लो बेटे जी अब टोटल कर दो, ये वाला टोटल तो बन रहा है 1,08,000, 1,08,000। क्रेडिट साइड, दोनों में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है जी, और अगर इसका टोटल किया जाए तो ये बन रहा है 1,83,000। अब आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्योंकि ये हमारी तरफ से फाइनल पेमेंट है तो इसे मार्क किया जाएगा जी एज ए फाइनल पेमेंट। ₹1,23,000 और 1,08,000। अब हमें बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था, जितनी भी टू बैंक वाली चीजें वो क्रेडिट में और जितनी भी बाय बैंक वाली चीजें वो डेबिट में। तो देखिए जरा, ये रहा टू बैंक, ये आएगा जी क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, ₹1,02,750, और रियलाइजेशन में बाय बैंक भी आ रहा है तो ये आएगा जी डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये पैसा हमारे पास आया था एसेट्स को बेच के, तो डेबिट साइड में ही आएगा 2,97,750। अब आ जाइए कैपिटल पे, 1,23,000 और 1,08,000, ये दोनों क्रेडिट साइड में आएंगे बाय
रीटा's कैपिटल और बाय शोभा's कैपिटल। रीटा को हमने पेमेंट किए 1,23,000 और शोभा को हमने पेमेंट किए 1,08,000। बस जी दोनों साइड का टोटल करिए और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आए। लो बेटे लो, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की, टोटल दोनों साइड का बराबर है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब ये बताइए जरा किस किस बच्चे को इसमें डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए, नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 10A। ये आपको घर से करना चाहिए, 10th का ए पार्ट। ओके, एक ही क्वेश्चन हम आज कर पाएंगे, आपको ये वाला क्वेश्चन घर से करना चाहिए। बस बेटे जी आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो बेटे जी, बिना समय बर्बाद किए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी? जल्दी से आप निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जी अभी हम। ये देखो बेटे जी, ये रहा 11th क्वेश्चन। अनुराग और प्रेम दो पार्टनर है, इनके बीच में रेशो 2:1 है। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट हमें बताई गई है। ये आप बैलेंस शीट जरा ध्यान से देखिए, इसमें अनुराग का लोन गिवन है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है। बस जी बैलेंस शीट में ये दो ऐसी चीजें होती है जो हमें देखनी होती है डिसोल्यूशन के चैप्टर में। तो इसका मतलब अनुराग के लिए लोन अकाउंट बनेगा। और WCR की अगर हम बात करें तो WCR के रिगार्डिंग यहां कुछ भी नहीं बताया क्या? बताया जी, सेकंड पॉइंट में बताया गया, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। 90,000 रुपए वर्कर को हमें देने पड़ेंगे। 1,20,000 का रिजर्व था जिसमें से 90,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 अगर हमने दे दिए तो बाकी के जो 30,000 रुपए है वो 30,000 रुपए हमारे पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। ठीक है जी, 90,000 की एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन की डिमांड तो है जी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, लेकिन बेटे हम रियलाइजेशन भी बनाएंगे, लोन अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल भी बनाएंगे और बैंक भी बनाएंगे। सर ऐसा क्यों? बेटे जी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपने किसी भी तरह का आलस या कंजूसी दिखाई तो उसका खामियाजा आपको अपने एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है। तो आप जल्दी से 4 अकाउंट के फॉर्मेट तैयार कर दीजिए। ये लो जी, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनाइएगा ए का लोन अकाउंट। ये बन गया लोन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाइए, ये ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ 2 पार्टनर है तो मतलब अमाउंट के आप 2 ही कॉलम रखिएगा।
ये लो बेटे जी, ये बन गए हमारे 4 अकाउंट। चलिए अब स्टेप 1 से स्टार्ट हो जाइए, जिसमें हमें बैलेंस शीट को पूरी तरह से खाली करना है इन 4 अकाउंट्स में। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला स्टेप है आप बैलेंस शीट के एसेट साइड को खाली करिए। देखिए जी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टार्ट में आपको बैंक का बैलेंस गिवन है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये बैलेंस कहां दिखाया जाएगा, बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 83,000। उसके बाद जितने भी एसेट्स जो रियलाइजेबल है, जो बिक सकते हैं, वो आएंगे सारे के सारे डेबिट साइड। टू सन्ड्री एसेट्स क्रेडिटर्स 60,000। इसके बाद मिसेस अनुराग लोन है। मिसेस अनुराग लोन जो है ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, डेबिट। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये लायबिलिटीज लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ये डेटर्स लिखना था जी। डेटर्स 60,000 और प्रोविजन आएगा जी लायबिलिटी साइड में, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। प्रोविजन प्रोविजन हमें बताया गया 3,000 का, इनर कॉलम में आएगा। सन्ड्री डेटर्स हो गए जी, प्रोविजन हो गया। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक आएगा 1,00,000 रुपए का। फर्नीचर 20,000 रुपए। प्लांट 4,00,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट गिवन है, बताइए कहां आएंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, तो ये आएगा जी डेबिट साइड में। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 और 5,000। लो जी, एसेट साइड हो गई खत्म। अब आ जाइए लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स बताए गए 60,000 के। उसके बाद मिसेस अनुराग लोन अनुराग की वाइफ का लोन है 80,000 रुपए। नेक्स्ट हमें अनुराग का ही लोन गिवन है, तो अनुराग का लोन तो हमारे लिए लाइबिलिटी है इंटरनल, वो आएगा जी इसके लोन अकाउंट में। यहां पे हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक एडजस्टमेंट गिवन थी। एडजस्टमेंट ये थी कि 90,000 रुपए हमें वर्कर को देने हैं। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं 1,20,000 में से अगर 90,000 हमें वर्कर को देने, तो बेटे जी ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया, तो इसे आप ट्रांसफर करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज में, ताकि ये बुक से खत्म हो जाए। तो WCR बुक से खत्म कैसे हुआ जी, 90,000 लाइबिलिटी की फॉर्म में यहां लिख दिया गया और 30,000 का बंटवारा कर दीजिए 2:1 की रेशियो में, तो 20,000 और 10,000 रुपए। लो जी, ये भी हो गया। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बताओ बेटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करना है। मैं इसके बारे में स्पेशली आपको नोट्स में लिखवा चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का होना क्या चाहिए। बोलिए जी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। वेरी वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये रियलाइजेशन में आएगा। यस, याद है मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड ना होके
रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज की फॉर्म में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये वाला रिजर्व एक एसेट बेस्ड रिजर्व है, और जब एसेट यहां ट्रांसफर हो रहा है तो उसका रिजर्व इसके ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है। आईएफआर हो गया जी। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे हक किसका होता है? पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट 5000 के गिवन है। इसे अगर हम 2:3 की रेशियो में डिवाइड करें तो ये डेसिमल्स में आएगा जी। ये आएगा आपका 3333 1667। लो बेटे जी, ये भी हमारा डिवाइड हो गया P&L अकाउंट। इसके बाद हमें गिवन है कैपिटल के बैलेंसेस। कैपिटल के बैलेंसेस को आपको कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 और 45,000। ओके, बैलेंस शीट हमने पूरी तरह से खाली कर दिया। अब आ जाइए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर ध्यान से देखिएगा। पहली एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, और इस पहली एडजस्टमेंट को भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी ऐसी चीज जो एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी और इंपॉर्टेंट होगी उसे आप ब्रैकेट में लेते हुए चलिए। यहां पे लिख दीजिए IMP। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट नंबर 5 को ब्रैकेट में लिया हुआ है, वहां पे भी IMP लिख दीजिए, ताकि जब हम बाद में रिवाइज करें तो ये सारी चीजें समझना आसान हो जाए। लो बेटे, अब जरा इसे ध्यान से बहुत इत्मीनान से समझना। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये है बहुत ही ज्यादा आसान। कहते हैं जी, अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अनुराग ने स्टॉक का 60% 20% डिस्काउंट पे ले लिया। 25% ऑफ द स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, 25% of the remaining stock was sold at a profit of 40% on cost. Remaining stock found obsolete and realized nothing. बच्चा इस अंग्रेजी के जाल में फंस के रह जाता है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बहुत आसान है मेरे बच्चे। एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में आएगा जी। बच्चा पूछ रहा है सर क्यों आएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक रिजर्व होता है, और रिजर्व सारे के सारे कहां ट्रांसफर होते हैं? कैपिटल अकाउंट में, एक्सेप्ट वो रिजर्व जो कि किसी एसेट से रिलेटेड है, उनको रियलाइजेशन में लेकर जाया जाता है। बाकी सारे रिजर्व तो कैपिटल में ही आते हैं जी। ऐसा आप पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स में कर दिया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पे भी डाउट क्रिएट करेंगे। खैर छोड़िए, अब पहली एडजस्टमेंट पर आ जाइए। लो जी, मैं यहां पे आपको जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है वो करके दिखा रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन, बेटे जी हमें स्टॉक बैलेंस शीट में कितना गिवन है? बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 1 लाख रुपए। अब वो कहते हैं जी देखिए, इसका 60% अगर आप करेंगे तो वो बनेगा 60,000 रुपए। ये जो 60,000 रुपए है ये डिस्काउंट पे बिक गया है, ठीक है जी। इस पे डिस्काउंट लगा 20%, तो 20% डिस्काउंट हो गया इस पे 12,000 रुपए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 48,000 एग्री की गई। ये है जी इसकी एग्रीड वैल्यू।
और इस एग्रीड वैल्यू पे इसको किसने टेक ओवर कर लिया है? अनुराग ने। तो बेटे जी अगर अनुराग बाबू इसे टेक ओवर करेंगे तो एंट्री बनेगी अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये कितने से बनेगी? देखिए बेटे जी कितने पे टेक ओवर किया गया है? एग्रीड वैल्यू 48,000 है, तो आप यहां पे भी 48,000 दिखाएंगे। ये तो हुई जी स्टॉक के 60% वैल्यू का क्या किया जाएगा। 60% वैल्यू को हमने डिस्काउंट पे अनुराग को दे दिया, ठीक है। अब बेटे बताओ जरा कितना स्टॉक बच गया? 40%, क्योंकि अगर 60% चला गया तो बचा हुआ है जी 40%। अब आगे पढ़िए जरा, कहते हैं जी 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। नाउ रिमेनिंग स्टॉक इज 40,000, तो इसके भी अब दो हिस्से हुए, 25% और बाकी का बचा हुआ 75%। 25% इसका बनेगा 10,000। ये जो 10,000 का स्टॉक है इसे हमने बेच दिया प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट पे बेचा तो बेटे ये 40% प्रॉफिट इसमें प्लस होगा, 4,000 रुपए का प्रॉफिट आता है जी। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 14,000 रुपए। समझ में आई बात? और उसके बाद कहता है रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलेट एंड रियलाइज नथिंग। कहते हैं जी ये जो बाकी का बच गया था ना स्टॉक 30,000 रुपए का, इससे हमें कुछ ना मिला, तो इससे कुछ नहीं मिला तो इसकी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा जी अगर इसे हमने बेचा है तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। बात पल्ले पड़ी कितने से? 14,000। तो पहले तो रियलाइजेशन में अनुराग कैपिटल के थ्रू स्टॉक को टेक ओवर किया गया ये दिखाना है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में ये भी दिखाएंगे कि ये बैंक के थ्रू बिक गया। तो अब इसे रिकॉर्ड करते रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करिए बाय अनुराग कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटे अनुराग बाबू कितने में ले गए थे स्टॉक? 48,000 में स्टॉक ले गए थे, जबकि स्टॉक ये लेके गए हैं कितना? 60,000 रुपए का 48,000 में। क्या हमें नुकसान हुआ? हाँ सर हमें नुकसान हुआ, वो भी रिकॉर्ड करिए। बेटे रियलाइजेशन अकाउंट ये सारे नफे नुकसान अपने आप कैलकुलेट कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप हमेशा बस एक बात का ध्यान रखें, आप क्या दिखाते हैं इसमें? एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर, और जिस वैल्यू पे रियलाइज हुए वो दिखा देते हैं जी आप दूसरी ऑपोजिट साइड में। उसकी वजह से अपने आप प्रॉफिट और लॉस जो बनता है वो कैलकुलेट हो जाता है। और इसके अलावा बेटे जी स्टॉक को बेचा भी गया है तो बाय बैंक अकाउंट, यहां लिख दीजिए स्टॉक 14,000 में बेच दिया गया। 10,000 का स्टॉक था, 14,000 में बिका। सर फिर से प्रॉफिट हो गया ये भी दिखाओ। बेटे सब अपने आप आ जाएगा इसमें, आप प्रॉफिट और लॉस की चिंता ना करिएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करते वक्त वही सारा काम ये रियलाइजेशन अकाउंट करता है, ठीक है। तो ये हो गई जी अपनी पहली एडजस्टमेंट। उसके बाद सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट में कहता है जी फॉर्म ने 90,000 रुपए पे किए हैं WCR के, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट WCR 90,000 रुपीज, मतलब जितनी लाइबिलिटी अपनी बनी थी वो सारा का सारा सेटल हो गया। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया जी। अगर किसी क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, क्रेडिटर एक एसेट को लेकर जा रहा है, तो तीसरे पॉइंट के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन बनेगा। तो यहां पे आप भले लिख दीजिए अपनी बुक में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसके लिए।
आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 4, कहते हैं जी सन्ड्री डेटर रियलाइज हुए 75% वैल्यू पे, डेटर थे 60,000 के, अगर वो रियलाइज हो गए 75% वैल्यू पे, तो इसका मतलब वो कितने में रियलाइज हुए? 75% अगर किया जाए तो 45,000 आता है जी। तो 45,000 रुपए हमें डेटर से मिल गए। प्लांट रियलाइज 20% लेस। बेटे ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से बच्चे के दिमाग से खेलता है। पहले तो कह देता है सन्ड्री डेटर को 75% पे रियलाइज कर लिया, फिर कहते हैं जी प्लांट को रियलाइज तो किया लेकिन 20% पे नहीं, 20% लेस। अब जो रट्टेबाज पोपट होगा वो महाशय फंस जाएगा। वो क्या करेगा? प्लांट का 20% ले लेगा, जबकि प्लांट 20% लेस पे बिका है, तो इसका मतलब 80% पे बिका है। तो 4 लाख का 80% कर दीजिए, तो ये आएगा जी 3,20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट, प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड ही वाज गिवन फर्नीचर इन हिज एज हिज रेम्युनरेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, इस पे तो वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ और इस बात को बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पे हुआ क्या है? प्रेम एक पार्टनर है जी, उसको हमने जिम्मेदारी दी कि साहब आप डिसोल्यूशन का काम संभालिए और हम उसके बदले में आपको कुछ फीस देंगे, जिसका नाम रख दिया गया है रेम्युनरेशन। जो भी पेमेंट की जाती है ना पार्टनर को टोटल, उसे हम रेम्युनरेशन कह देते हैं, तनख्वाह कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए। तो हमने पार्टनर को यह कहा कि हम आपको रेम्युनरेशन देंगे, कितनी देंगे वो अमाउंट बताया ही नहीं। एक बात बताओ, अगर आपको रेम्युनरेशन देना पड़ा तो बेटे रेम्युनरेशन पहले से तो रिकॉर्डेड है नहीं, एक अनरिकॉर्डेड पेमेंट है। अनरिकॉर्डेड पेमेंट अगर होती है तो ये अपने लिए नुकसान है। नुकसान है तो बताइए इसमें मैं किस अकाउंट को डेबिट करूं? भाई सारे नफे और नुकसान जो कि पहले रिकॉर्डेड नहीं है वो रियलाइजेशन में आते हैं, तो लो जी ये भी रियलाइजेशन में आएगा, डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन। डन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए रेम्युनरेशन से। उसके बदले में, रेम्युनरेशन के बदले में जानते हैं हमने उसे क्या दे दिया? फर्नीचर। पैसा अगर देते ना तो मैं कर देता टू बैंक अकाउंट, पैसा ना दिया फर्नीचर दे दिया, तो टू फर्नीचर करना चाहिए। लेकिन हम फर्नीचर का नाम बदल चुके हैं, अब फर्नीचर को हम क्या बुलाने लगे हैं? रियलाइजेशन। तो बेटे एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन ही डेबिट और रियलाइजेशन ही क्रेडिट। बताइए इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसका इफेक्ट अगेन नो 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 एंट्री। समझ में आई बात? इसके लिए नो एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है। लो बेटे जी, ये 5th पॉइंट भी क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, बताइए जी। क्लियर है आप सभी को ये 5th पॉइंट? ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6th पॉइंट देखिएगा, 10,000 रुपए के थे। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपए के हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले से तो रिकॉर्डेड है नहीं, तो बेटे ये अपने लिए खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो आप इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे, पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। लो जी, ये पेमेंट भी हो गई। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें एक चीज चेक करनी होती है कि जो यहां पे लाइबिलिटी लिख दी गई और वो एक्सटर्नल पार्टी की तरफ है तो उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए।
प्रोविजंस, बेटे ये तो अपनी बुक में हम एक शक बनाते, किसी को पेबल नहीं होता तो इसकी पेमेंट नहीं होगी। क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई? जवाब है हो गई। ध्यान कर रखिए, क्रेडिटर्स को इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, उसके लिए कोई एंट्री नहीं हुई है, तो ये सेटल हो चुका है, कभी दोबारा कर दो, इस चीज का ध्यान रखना। मिसेस अनुराग लोन, इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो नहीं हुई है तो मिसेस अनुराग लोन की पेमेंट आप करेंगे फुल अमाउंट से 80,000। WCR, WCR यहां आता ही तब है जब ये लाइबिलिटी बनता है, तो इसकी पेमेंट हमेशा चेक करनी है, इसकी पेमेंट हम पूरी पूरी कर चुके हैं। IFR, IFR क्या एक्सटर्नल पार्टी को पेबल होता है? नहीं, ये तो एक रिजर्व है जो एसेट्स की वजह से यहां आ रहा है, तो इसकी पेमेंट थोड़ी ना कर देंगे उठा के। बेटे इससे भी आपको पे नहीं करना होता है। ध्यान रखिए, यहां पे वो लाइबिलिटी की पेमेंट होती है जो एक्सटर्नल पार्टी को पेबल होता है, बाकी और किसी चीज की पेमेंट नहीं होती है। बस, तो फिर क्वेश्चन अब खत्म है, अब बस टोटल करना शुरू कर दीजिए, आंसर आते जाएंगे जी। 6,25,000 रुपए ये आ रहा है जी सन्ड्री एसेट्स का टोटल। 2,43,000 रुपए ये आ रहा है जी सन्ड्री लाइबिलिटीज का टोटल। अब बेटे इसका भी टोटल कर दीजिए, तो 1,80,000 रुपए बैंक का टोटल आ रहा है, और यहां पे अगर टोटल किया जाए तो ये बन रहा है 3,79,000। अब इसमें चेक करिए, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है क्रेडिट का? देखिए वैसे तो डेबिट का ही ज्यादा आएगा, ये 6,25 है और ये 1,80 है, तो ये साफ पता चल रहा है कि 7 लाख रुपए क्रॉस कर गया, बल्कि 8 लाख हो गया जी, तो 8,05,000 पक्का है जी। डेबिट साइड ही ज्यादा आ रही है, 8,05,000। इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्रेडिट साइड, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन दो पार्टनर में डिवाइड होगा, अनुराग और प्रेम। 1,35,000 का लॉस आया जी, इसे अब डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 2:1 की रेशियो में 45,000 आएगा प्रेम के हिस्से में और 90,000 आएगा अनुराग के हिस्से में। नेक्स्ट अकाउंट पे आ जाइए, ये वाला अकाउंट तो बंद हो गया। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको अगर कुछ ना बताया जाए तो इस लोन की सेटलमेंट करनी होती है पैसा देकर। टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए डेबिट साइड में, तो सेटलमेंट हो गई। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, ये 50,000 आएगा, किस्सा ही खत्म जी। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? जितनी भी चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई है रियलाइजेशन में, वो देखते हुए चलिए और यहां लिख दीजिए। डेबिट में कुछ नहीं है जी, क्रेडिट में दो चीजें हैं, एक तो अनुराग कैपिटल, इसने स्टॉक टेक ओवर किया, और एक लॉस। तो जल्दी से लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनुराग में आएगा 48,000, और इसके अलावा टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 और 45,000। बस जी खत्म। अब कैपिटल का टोटल कर दीजिए। देखिए साफ पता चल रहा है कि अनुराग का क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा है, 3,73,333, और ये आ रहा है जी 56 हो जाएगा जी, 56,667।
3,73,333 और 56,667। डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट करिए टू बैंक अकाउंट और इसे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, फाइनल पेमेंट। ये तो आएगा जी 6,667 और ये टोटल अगर किया जाए तो 1,08,000 रुपये बनता है। तो 3,73,333 में से अगर हम माइनस करें 1,08,000 तो ये बनेगा 2,65,333। चलिए जी अब बैंक पे आ जाइए। बैंक में आप पहले रियलाइजेशन से ट्रांसफर करिएगा। टू बैंक आ रहा है, टू बैंक अगर आ रहा है तो ये बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000। उसके बाद यहां पे आप देखिए कहीं बैंक आ रहा है, ये आ रहा है जी बाय बैंक, तो बेटे ये आएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन और ये आ जाएगा आपका 3,79,000। नेक्स्ट एज लोन पे आइए, यहां पे भी टू बैंक आ रहा है तो ये आ जाएगा जी बैंक के क्रेडिट साइड में बाय एज लोन 50,000 रुपए। उसके बाद देखिए जरा यहां पे टू बैंक आ रहा है जी, दो लोगों को पेमेंट किया, अनुराग और प्रेम, बाय अनुराग कैपिटल और बाय प्रेम्स कैपिटल। 2,65,333 और 6,667 ये पेमेंट हो गई जी। अब आप टोटल करिए, दोनों साइड का वो इक्वल आना चाहिए। 4,62,000 बनना चाहिए। 4,62,000 देख लीजिए एक बार बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस 2,65,333 प्लस 6,667। इस साइड में गड़बड़ आ रही है, कुछ हमने मिस कर दिया है क्या? बैंक से आ गया, ये आ गया जी। हाँ जी बेटे एक बार जरा चेक करिए, कुछ इसमें टोटलिंग एरर आ रहा है। ये गड़बड़ आ रहा है। ये आ रहा है जी 2,25,333 रुपए। ओके अब सही आएगा। ठीक है जी अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, बस यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन गलत हुआ है, इसी वजह से गलत आया था। ओके बेटे जी ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको अब घर से करने के लिए
कितने क्वेश्चंस दूं बताइए? चलिए मैं आपको घर से करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, वो है 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, लेकिन आप जर्नल नहीं बनाएंगे, आप इसमें नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करना है जी घर से, और इसमें आप नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर कीजिएगा। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है जी हमें वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से ओपन कर लीजिए, और इसमें आप अकाउंट भी बना लीजिएगा। लोन अकाउंट नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में, तो इट्स बेटर कि पहले हम अकाउंट बना लें, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट विद 2 कॉलम, और एक बनेगा जी बैंक अकाउंट। ये लो जी, ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। ये बन गया जी कैपिटल अकाउंट। ये बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 12। पेज नंबर है 6.95। रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के नाम है ए और बी। ए और बी। ये है जी हमारा बैंक अकाउंट। चलो जी, अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन और इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12, फोकस कीजिएगा। Following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018। ये A और B की बैलेंस शीट हमें बताई गई है 31st मार्च 2018। ठीक है जी, कहीं पे भी लोन अकाउंट नहीं है, WCR नहीं है जी। बस दो चीजों से हमें बैलेंस शीट में सावधान होता है, एक लोन से और एक WCR से। वो दोनों नहीं है, आप तुरंत पहला काम बिना आगे कुछ भी रीड किए इस बैलेंस शीट को खाली करने का काम कीजिए। एसेट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। एसेट्स में कैश का भी बैलेंस गिवन है और बैंक का भी बैलेंस गिवन है। तो बेटे मैं आपको बता चुका हूं, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में
दोनों बैलेंसेस गिवन हो तो आपकी मर्जी, आप कैश भी बना सकते हैं, आप बैंक भी बना सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट बनाया है तो यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा मैं बैंक का, और जो कैश है हमारे पास उसे हम ये मान लेंगे कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड में कैश आ जाएगा हमारा 4200। लो जी, ये हमारा कैश और बैंक दोनों निपट गए। इसके बाद आ जाइए डेटर्स, सन्ड्री एसेट्स, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो यहां लिखिए टू सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स आएंगे 30,000, और इस पे जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, प्रोविजन 2,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। स्टॉक 40,000। ट्रक 75,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। लास्ट में हमें ड्राइंग्स गिवन है। आपको अच्छे से पता है जी, ड्राइंग्स जितनी भी होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, डेबिट साइड। तो इसे भी ट्रांसफर कर दीजिए डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में। टू ड्राइंग्स, बी के कॉलम में आएगा 9,400। एसेट साइड पूरी खत्म हुई। अब आ जाइए आप लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में सबसे पहले मिसेज एज लोन है। देखिए, मिसेज एज लोन एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इस वजह से इसे रियलाइजेशन में लेकर जाया जाएगा 15,000 रुपए। ठीक इसी तरह से मिसेज बी लोन भी यही आएगा 10,000। क्रेडिटर्स 30,000। बिल्स पेबल 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। इसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, इन्हें भी ब्रॉट डाउन कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल गिवन है 1,00,000 रुपए, और बी की कैपिटल गिवन है जी 80,000 रुपए। बस बेटे, ट्रांसफर पूरा हो गया, ये टोटल करना रह गया है। इस टोटल को भी जल्दी से कर देते हैं। ये बनेगा 195, 2,05,4, 2,35,000, 2,35,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे तो ये बन रहा है आपका 72,000। चेक कर लीजिएगा टोटल। लो जी, अब मेरी तरफ से बैलेंस शीट है पूरी तरह से डन। बैलेंस शीट में जितने आइटम थे वो सारे जहां जाने चाहिए वो जा चुके। तो अब एडजस्टमेंट्स पर आ जाइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा। पहला पॉइंट कहते जी, हाफ द स्टॉक was sold at 10% less than book value and remaining half was taken over by A at 20% more than book value। कहते हैं आधा स्टॉक हमने 10% लेस देन बुक वैल्यू पे
बेच दिया। बेच दिया है तो हमें पैसा मिला होगा, तो यहां लिखिए बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक, सिर्फ हाफ स्टॉक बेचा है, टोटल स्टॉक है 40,000 का, इसका आधा अगर किया जाए तो 20,000 होता है, लेकिन वो 20,000 में नहीं बिक पाया, वो बिका है जी अपने बुक वैल्यू से 10% लेस, यानी कि 18,000 रुपए में वो स्टॉक बिका है। 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 18,000 में आधा स्टॉक बिक गया, और बाकी का आधा स्टॉक कौन ले गया? ए, 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में स्टॉक, 20,000 का जो स्टॉक था वो 20% ज्यादा वैल्यू पे ए ने टेक ओवर कर लिया। 20,000 का 20% अगर किया जाए तो 4,000 आता है, तो इसका मतलब ए उसे टेक ओवर कितने में कर रहा है जी? 24,000 में। जर्नल एंट्री हुई है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट है, इस वजह से हमने क्रेडिट में यहां एज कैपिटल दिखाया है। इसे कैपिटल अकाउंट में साथ के साथ ट्रांसफर कर दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में 24,000। लो जी, पहले वाली जो एडजस्टमेंट थी, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, वो खत्म हुई। अब सेकंड पर आइए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर damages was settled at rupees 12,000 against 10,000 included in the creditors। कहते जी जब हम डिसोल्यूशन कर रहे थे तो क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए हमने सेटल 12,000 में कर दिए। इस पूरी बात का मतलब ये, तो इसका मतलब ये जो आप क्रेडिटर्स देख रहे हैं 30,000 के, ये पूरे सेटल नहीं हो रहे 12,000 में, इसमें से सिर्फ 10,000 का अपन ने सेटलमेंट करा है 12,000। तो यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 12,000। ये बताइए अगर 10,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए तो अभी भी हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं? 30 में से 10,000 हटा दीजिए, 20,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर 30 में से 10 क्यों, 12,000 हटाने चाहिए ना, पैसे तो हमने 12,000 के दिए। अरे पैसे देने से बात नहीं होती ना बेटे, कितने की बुक वैल्यू सेटल हुई? भाई ये तो बुक वैल्यू पे है ना, वो तो आप एग्रीड वैल्यू पे सेटल कर रहे हो, तो यहां से एग्रीड वैल्यू थोड़ी ना माइनस करोगे, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही घटती है। 10,000 के ही क्रेडिटर्स कम हुए हैं। चलो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। इस तरीके से हमने एसेट्स को बेचा है। सबसे पहले कहते हैं प्लांट को 1 लाख रुपए में सेल कर दिया गया। इसके बाद ट्रक बिका है जी 1,20,000 रुपए में। गुडविल बिकी है 25,000 में। बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 रुपए के। देखिए डेटर्स कितने? 30,000। अगर 5,000 के बैड डेब्ट्स हुए तो इसका मतलब बाकी का पैसा हमें डेटर से मिल गया, 25,000 रुपए हमें डेटर से मिल गए। हाफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमें बुक में गिवन है 10,000, कहते हैं जी वो बुक वैल्यू पे उसका आधा हिस्सा बेच दिया, तो आधा हिस्सा 10,000 का 5,000 होगा और वो 5,000 में ही बिक गया। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 4, ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बता रहे हैं जी, देखिए ए ने अपनी वाइफ के लोन को टेक ओवर कर लिया, मिसेस एज लोन को, तो बेटे डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और इसने वाइफ लोन सेटल कर दिया 15,000 का। जर्नल एंट्रीज के लिए बनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
क्योंकि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसे क्रेडिट साइड में भी ट्रांसफर कर दीजिए ए के कॉलम में बाय रियलाइजेशन 15,000। ओके जी। इसके अलावा इसी पॉइंट नंबर 4 में यह भी बताया गया है कि ए ने आधी जो बची हुई इन्वेस्टमेंट थी उसे 10% डिस्काउंट में टेक ओवर कर लिया। तो बेटे जी 10 में से 5,000 की तो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी थी, बाकी की आधी ए ने टेक ओवर कर ली। तो ये आएगा जी बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, और ये कितने में टेक ओवर की है? 5,000 की इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे यानी कि 500 रुपए लेस होके 4,500 पे टेक ओवर कर लिया गया। ओके, फोर्थ पॉइंट जो था वो भी निपट गया। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 जिसकी वजह से हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी ब्रैकेट में ले लीजिए और इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। देखिए अब जरा, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। पहले तो सिर्फ इस 31 मार्च तक की बात का मतलब समझिएगा। कहते हैं जी जो हमारे क्रेडिटर और बिल पेबल है वो अक्सर हर साल 31 मार्च के 1 महीने के बाद ड्यू होते हैं, यानी कि हमें उसकी पेमेंट करनी होती है अप्रैल 30 को हर साल। लेकिन क्योंकि हम अब 31 मार्च को अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, तो क्या हम उसकी पेमेंट करने के लिए 1 महीना रुकेंगे? बताइए जरा। बेटे मेरा सवाल आपसे यह है कि इनकी एक एवरेज तौर पे प्रैक्टिस रही है कि ये 31 मार्च के 1 महीने के बाद अपने क्रेडिटर और बिल पेबल को सेटल करते हैं। देखिए हर एक बिजनेस में क्या होता है, पेमेंट का एक पीरियड डिसाइडेड होता है। क्योंकि 31 मार्च को बुक्स बंद होती है तो इन्होंने 1 महीने के बाद का पेमेंट का अपना साइकिल रखा हुआ है। अब वो कह रहा है जी वो 1 महीने के बाद ड्यू हो जाते हैं तो हमें वो पे करने थे, लेकिन अब इसके आगे पढ़िएगा, बट वर पेड इमीडिएटली। लेकिन क्योंकि हम अपना बिजनेस बंद करके अब रफू चक्कर होने वाले हैं तो हम 1 महीने का इंतजार तो करेंगे नहीं, आज ही पे कर देंगे। और बेटे अगर आप समय से पहले कोई भी पेमेंट करते हो तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, इसे ही तो कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो हमें इन दोनों पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 12% डिस्काउंट पर एनम है, मतलब अगर मैं 1 साल पहले पे करता ना तो मुझे 12% का डिस्काउंट मिलता। अगर मैं 1 साल पहले पे करता तो 12% का डिस्काउंट मिलता। तो अगर मैं 1 महीने पहले पे करूं तो जैसा कि हम कर रहे हैं इसमें, तो सिंपल सी बात है 12% अगर 12 महीने का डिस्काउंट है तो 1 महीने का डिस्काउंट कितना हो गया? 1%। ये बात पल्ले पड़ी। तो मतलब ये कि आप क्रेडिटर और बिल पेबल की पेमेंट पता कैसे करेंगे, उसमें से 1% डिस्काउंट माइनस कर देंगे। या फिर आप कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते थे जैसे कि यहां दिखाई हुई है। देखिए ये और ये, देखो कैसे। बेटे क्रेडिटर अपने पास कितने थे, यहां देखो जरा 30,000। लेकिन इन क्रेडिटर्स में से आपने 10,000 के क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया। याद है हमने बात करी थी कि 10,000 को 12,000 दे दिए, तो अपने पास अब क्रेडिटर 30 के नहीं बचे हुए थे। कितने के बचे हुए जी? 20,000 के। तो 20,000 पे 12%, 1 महीने का डिस्काउंट 200 रुपए बनता है। तो मतलब मैं 20,000 को कितनी पेमेंट करूंगा जी? 19,800। हम पेमेंट करने वाले 19,800, ये डिस्काउंट माइनस करके। और इसके अलावा जो बिल्स पेबल है वो अपने पास है 10,000 के, ये देख लीजिए। ये बिल्स पेबल पे भी आप 1 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे तो वो 100 रुपीज आएगा। इसका मतलब इसकी पेमेंट हम करेंगे 9,900 रुपए। ये बात आप सबको समझ में आ गई?
कि अगर एवरेज बेसिस पे ड्यू होता है तो हमें क्या करना होता है। अब ये डेबिट साइड में दिखा दीजिए पेमेंट इनकी। क्रेडिटर्स को 19,800 और पे किए गए। बिल्स पेबल हमने पे किया है जी 9,900 रुपए। हाँ जी बेटे बताइए जरा, क्या आप सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया है? कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं तो अब आगे देखिए। बेटे जी अब सारे एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं, सारी बैलेंस शीट हम कर चुके हैं। अब जाते जाते याद है ना, एक लॉक हमें अपने दिमाग में रखना है, वो ताला फंसाए रखिएगा दिमाग में कि जाते जाते सारी लाइबिलिटीज देख ली जाए कि उसकी पेमेंट हुई है या नहीं। प्रोविजंस की कभी पेमेंट होती नहीं है। मिसेस ए लोन ये सेटल हो गया था, मिसेस बी लोन की पेमेंट नहीं हुई तो ये पेमेंट करेंगे। मिसेस बी लोन कुछ भी नहीं बताया हुआ है तो फुल अमाउंट पे किया जाएगा 10,000 रुपए। क्रेडिटर्स पूरे सेटल है, बिल्स पेबल पूरा सेटल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट नहीं हुई तो लो जी अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी पेमेंट कर दीजिए 5,000 रुपए। बस बेटे अब पूरी तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म है, जोड़ घटा करना रह गया जी और कुछ भी नहीं। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये आएगा आपका 31, 36, 46 और 56,700। फिर भी चेक कर लीजिएगा। 2 लाख 3 लाख आएगा जी, सॉरी 3,93,000। देखो जी साफ पता चल रहा है इसमें कि क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाली है। क्रेडिट साइड का टोटल करिए, डेबिट साइड माइनस करिए, इसमें हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा जी। क्रेडिट साइड का टोटल अगर किया जाए तो ये आ रहा है 4,93,500। अब डेबिट साइड प्रॉफिट लिख दीजिए, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये कैपिटल अकाउंट पे आएगा ए और बी के। 86,800 का प्रॉफिट है। क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है बेटे जी, ये 2,93,000 है और टोटल बन रहा है 3,93,500। 86,800 का प्रॉफिट आया, 43,400 ईच पार्टनर में डिवाइड हो गए। बस अब ये वाला प्रॉफिट और यहां ट्रांसफर कर दीजिए बाय रियलाइजेशन 43,400। टोटल कर दीजिए 1,58,400, 1,23,400। और डेबिट साइड माइनस कर दीजिए तो यहां पे टू बैंक अकाउंट आएगा। इसे माइनस करेंगे 24,000 को तो 1,34,400 आएगा।
एक बार चेक कर लीजिए कि हमने कैपिटल से सब कुछ ट्रांसफर करा है, तो ये पता चलेगा कि ये देखो 4500 ये जो इन्वेस्टमेंट था ये यहां ट्रांसफर नहीं हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये 4500 यहां लिख दीजिए। तो इसे हम पे करेंगे 1,29,900 रुपए, और इसको पे किया जाएगा 1,14,000। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फाइनल पेमेंट। ओके जी, कैपिटल अकाउंट भी बन गया। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा आप देखते हुए चलिए। टू बैंक और बाय बैंक कहां कहां है, बस उसे ट्रांसफर कर दीजिए। डेबिट साइड से अगर शुरुआत करेंगे तो इसमें टू बैंक आ रहा है जी 56,700, ये आ जाएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 56,700। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाय बैंक आ रहा है, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,93,000। और फिर कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए, बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। 1,24,400 और 1,14,000 रुपए। बस जी, अब बैंक का टोटल कर दीजिए, ये इक्वल आएगा 3,06,000। दैट्स इट, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको घर से करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा अगर आपसे ये हो जाए तो। वैसे तो हो ही जाएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये दो क्वेश्चन है जी जो घर से करना है, होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 14। दैट्स इट, आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये होमवर्क मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय एंड टेक केयर।